आज हम लोग भूगोल ज्योग्राफी का एक अलग विषय महाद्वीपीय विस्थापन का अध्ययन करने जा रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत उस समय उभर करके सामने आया जब इस बात की जांच होने लगी कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उस पर ये 7 महादेश और 4 महासागर जो देखे जाते हैं, क्या वो आरंभ से ही थे या फिर बाद में उनका निर्माण हुआ। तो इस क्रम में आरंभ से लेकर के 17वीं शताब्दी तक कोई भी प्रयास नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी तक लोग यही जानते रहे कि जो 7 महादेश और 4 महासागर हैं, उसका अस्तित्व अनादिकाल से है। सबसे पहला व्यक्ति जिसने इस पर अध्ययन किया वो व्यक्ति था कास्ते द बफन। इस व्यक्ति ने 1620 यानी 17वीं शताब्दी में इस बात का उद्भेदन किया कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तट जो हैं वो आपस में काफी समान है। अगर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तटों को आपस में मिलाया जाए तो उससे वो आपस में मिल करके एक भूभाग बन जाएगा। तो इससे शुरुआत हुई कि नहीं, जो ये 7 महादेश हैं वो अनादिकाल से ही एक नहीं है, मतलब अपने अस्तित्व में नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि किसी समय में ये एक रहे होंगे, फिर बाद में विभाजित हो। इस और दूसरा प्रयास लिलियंथल ने 1756 में किया और इन्होंने भी यही बात कही कि जो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वो किसी समय में एक था, अब जाकर के अलग हुआ। अब देखिए तीसरा प्रयास एंटोनियो स्नाइडर ने किया। इन्होंने मानचित्र बनाया पहली बार पूरे ग्लोब का, और उस मानचित्र को काट कर करके एक दूसरे से मिलाया तो सारे खंड जो है वापस में मिल गए। इससे ये तय हुआ कि साहब जो प्रयास किया गया था कास्ते द बफन के द्वारा वो प्रयास सही है। चौथी ओर 1908 में एफ.बी. टेलर ने, अमेरिकी भूगर्भवेत्ता थे, इन्होंने क्षैतिज विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लंबवत विस्थापन नहीं हुआ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नहीं हुआ, बल्कि क्षैतिज रूप से। पांचवा और अंतिम प्रयास जो किया गया वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया। और अल्फ्रेड वेगनर ने, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5वें सिद्धांत के आधार पर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी आरंभ में जो था वो एक भूखंड था, बाद में चल करके कैसे कैसे ये 7 महादेश में बना, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या। अब कास्ते द बफन, वेगनर का जो व्याख्या है, उस व्याख्या से पहले एक बात का जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है कि पृथ्वी के ऊपर में जो 7 महादेश बने, उस बनने के पीछे एक ऊर्जा का योगदान है, एक शक्ति का योगदान, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। और ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, तो पूर्व के क्लासों में भी हमने आपको बताया था। आज का क्लास भी उससे संबंधित है, तो उसको पुनः जो है व्याख्या करना चाहेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है वो जिस लेयर में उत्पन्न होता है उस लेयर को दुर्बलतम मंडल या स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये बल 2 कारणों से उत्पन्न होता है। एक बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसको इंग्लिश में रोटेशंस कहते हैं, उसके कारण एक पोलर एनर्जी उत्पन्न होता है, ध्रुवीय बल पैदा होता है, और उसके वजह से पृथ्वी बीचे बीच से थोड़ा सा फैल जाती है। तो ये तो एक पहला बल हुआ जो पृथ्वी को आंतरिक रूप से उसके भूमध्य रेखा के बीच में थोड़ा फैला देती है और गोलाकार आकृति को अंडाकार आकृति में परिवर्तित करती है। दूसरा कि एस्थेनोस्फीयर में इस घूर्णन से, चूंकि आप जानते हैं कि दुर्बलतम मंडल या एस्थेनोस्फीयर पिघले हुए अवस्था में है, द्रवित अवस्था में,
जो द्रवित अवस्था वहां है उसको मैग्मा बोलते हैं हम लोग। तो उस मैग्मे में जो आपस में टकराव होता है उसके कारण से रेडियो एक्टिव एनर्जी वहां उत्पन्न होता है, और जब रेडियो एक्टिव एनर्जी उत्पन्न होता है तो वो फिर मैग्मा को बाहर भेजने का प्रयत्न करता है। इस क्रम में एक और बल काम करता है कि जो एस्थेनोस्फीयर से अगर ऊपर के महासागरीय भाग से जल रिस कर अगर नीचे जाती है तो वाष्प का निर्माण होता है, वेपर का निर्माण होता है, और वो वेपर भी एक बल का निर्माण करता है। और इस तरीके से जो भूपर्पट्टी क्रस्ट ऊपर में प्लेट के समान है, उस बल के कारण उसमें टूटन आता है, और यही टूटन कारण बनता है एक भूखंड को अनेक भूखंडों में बदल देना। तो वेगनर महोदय ने यह साइंटिफिक व्याख्या जो है वो की 1912 ईस्वी में, और इतना सटीक व्याख्या था कि आज के समय में सभी विद्वान उसको मानने के लिए मजबूर हैं। अब हम देखते हैं कि वेगनर ने उस बल के आधार पर क्या बात कही। तो उनका पहला बात यह था कि पृथ्वी पर 7 महादेश और 4 महासागर का जो अस्तित्व वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं उसमें निम्न बातें कही जा सकती हैं कि आखिर कैसे आए। उसमें पहली बात वेगनर महोदय ने कहा कि जब बिग बैंग थ्योरी के तहत, महाविस्फोट सिद्धांत के तहत जो हैरी हेस ने दिया था, उसमें सूर्य के पार्टिकल से ही, सूर्य में विस्फोट होने से ही बहुत सारे पार्टिकल बने, जिससे 8 ग्रह बने, बहुत सारे उसके उपग्रह बने, फिर बहुत सारे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड बने, बहुत सारे उनका पिंडों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि हमारे सौर मंडल का इस महाविस्फोट के बाद निर्माण। तो चूंकि सूर्य क्या है, एक गैसीय अवस्था में, आज भी गैसीय अवस्था, तो उसे टूटे हुए पार्टिकल्स भी थे जो गैसी थे। तो जितने भी 8 ग्रह थे वो सभी के सभी गैसीय अवस्था में। तो पृथ्वी का पूरा आयु आप लीजिए तो लगभग 9 से 10 अरब वर्ष पड़ता है। इस 9 से 10 अरब वर्ष में आधी आयु 4.5 अरब वर्ष उस गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंचने में पृथ्वी ने लगा दिया, ग्रहों ने लगा दिया। अब इस ढंग से पृथ्वी की जो आयु बची वो 4.5 अरब वर्ष बची। तो 4.5 अरब वर्ष का लेखा जोखा वेगनर जो करते हैं उसमें वो बताते हैं कि पृथ्वी जब गैस के गोले से स्थल में परिवर्तित हुई तो उसमें स्थल और जल दोनों खंडों का निर्माण हुआ। स्थल और जल दोनों खंडों का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक व्याख्या अनिवार्य कि ठीक है, गैस ठोस हुआ तो स्थल बन गया, ये जल कहाँ से आया? तो इसमें बताना यह है कि जल का अस्तित्व जो है वो वाष्प से बना। जब ये ठंडा हो रहा था गैसीय अवस्था में तो इसमें बहुत सारी एनर्जी थी जो वाष्प में परिवर्तित हो गई और वो वाष्प बादल बन गया। जब बादल बहुत संघनित हो गया तो वही बादल जल की बूंदों के रूप में इस स्थल खंड पे आया और उससे जल खंड का निर्माण किया। और ये प्रक्रिया लगातार 4 बार चली। 4 बार हिमयुग आए, हिम से भाप बने, भाप से बादल बना, फिर पानी हुआ। और यही 4 चरण जो थे उसमें जीवन का विकास हुआ। वो एक अलग खंड है पढ़ने का, वो 4 हिमयुग में कैसे कैसे जीवन का विकास हुआ। यहाँ हमारा वो विषय नहीं है। यहाँ हमारा विषय सिर्फ यही है कि स्थल और जल खंड कैसे अस्तित्व में आए। अब जब स्थल और जल खंड अस्तित्व में आए तो स्थल खंड का नाम पैंजिया रखा गया। पैंजिया क्यों रखा गया? क्योंकि पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और जल खंड का नाम पैंथालासा रखा गया, जिसका अर्थ होता है आद्य महासागर, यानी सबसे पहला जो महासागर। उस हिसाब से आद्य महासागर पैसिफिक ओशन को बोलते हैं, प्रशांत महासागर।
इसी का विभाजन हुआ, इसी विभाजन से अटलांटिक ओशियन या हिंद ओशियन या आर्टिक ओशियन का निर्माण हुआ। बात समझ में आई? अब देखिए कि उपयुक्त परिवेश जब ये दो चीज बन गया तो इसमें 3 चरण में ये प्रक्रिया पूरी होती है पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप से। हम लोग की प्रीवियस क्लास में पृथ्वी को विभिन्न कल्पों युगों में बांटकर अध्ययन कर चुके हैं, तो अब उसी का सहारा यहाँ लिया जा रहा है कि प्रथम चरण 30 करोड़ वर्ष पूर्व घटित। जो फर्स्ट फेज था अर्थ के को शेप देने का, वो 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बनीफेरस युग के अंतिम प्रकाल, शुरू में नहीं, जो कार्बनीफेरस युग का अंतिम समय था, उस समय क्या हुआ कि पैंजिया टूटकर 2 भाग में बढ़ गया। जो उत्तरी भाग था, ऊपर वाला भाग था, उसको लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं, और जो दक्षिण वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बनीफेरस युग के अंतिम समयों में हमारे पृथ्वी में ये पहला परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में पैंजिया विभाजित हो गया। और उसके बीच का जो जल राशि था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसके बीच का जल राशि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के आने से पहले उसके बीच की जो जल राशि थी उसका नामकरण टेथिस सागर किया। यहाँ पर थोड़ा सा बताते चले कि टेथिस सागर में ही आगे चल करके जो है वो कुछ निर्माण होता है, जिसका चर्चा हम बात करें। अब देखिए द्वितीय चरण 15 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 30 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था, यानी उसके 15 करोड़ वर्ष पूर्व इओसीन युग आया। उस इओसीन युग में लॉरेशिया 2 भाग में बट गया, यानी कौन? ये उत्तरी वाला। अब लॉरेशिया उत्तरी वाला भाग बटा तो क्या हुआ इससे कि आपको एक तरफ जो इसका पूर्वी भाग था वो यूरोप और एशिया का भाग हो गया, और जो इसका पश्चिमी भाग था वो अमेरिका का भाग था, और उसी के बीच में अटलांटिक महासागर का अस्तित्व है। 1000 किलोमीटर दोनों एक दूसरे से भूमि अलग हो गई, और बीच में जो जल राशि भरा वही जल राशि अटलांटिक ओशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब देखिए तीसरा जो चरण था वो 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग में हुआ। इसमें नीचे वाले भाग में गोंडवाना लैंड में परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है? अफ्रीका अस्तित्व में आता है। अफ्रीका के पूर्वी छोर पर मेडागास्कर है, मैप में देखे होंगे, वो अस्तित्व में आता है। भारतीय प्रायद्वीप अस्तित्व में आता है, ऑस्ट्रेलिया अस्तित्व में आता है, और जो एंटार्क्टिका का निचला भाग है ये अस्तित्व में आता है। इन सारे भागों में, अंगारा गोंडवाना लैंड के सारे भागों में जो स्थिर भाग था, जो जिसका क्षैतिज विस्थापन नहीं हुआ, ना ही ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ, वो भाग था अफ्रीका का। ये स्थिर था, इसी से टूटकर सब लोग अलग अलग। ठीक है? अब आइए, जो हमने कहा था कि जो टेथिस सागर था उसकी क्या कहानी है। तो टेथिस सागर में ऊपरी वाला भाग जो लॉरेशिया या अंगारा लैंड का था वो स्थिर रहा, उसमें कोई मूवमेंट अब नहीं है। और जो नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड, वो उत्तर की ओर खिसकने लगा। परिणाम स्वरूप टेथिस सागर में जो मलबे थे, जो गाद थे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उभरते चले गए, और उससे हिमालय जैसे विस्तृत पर्वत का निर्माण। इसी टेथिस सागर का बचा हुआ भाग भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, क्योंकि वहां इस तरह का दबाव, यानी अफ्रीका प्लेट उत्तर की ओर यानी यूरोप प्लेट की तरफ नहीं खिसकी। अगर वहां भी खिसकती तो वहां भी हिमालय की तरह इतना बृहद पर्वत का निर्माण हो। इस प्रकार से वर्तमान समय में 7 महादेश और 4 महासागर जो है उसके अस्तित्व में। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए उत्तरदायी एक कारक है प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक। इसको कल की क्लास में हम लोग